हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जो हमारा लास्ट वीडियो था वो था डीएसए के चैप्टर 1 के पार्ट नंबर 4 के ऊपर। आज का हमारा वीडियो रहने वाला है। आज आपकी डेट, आपको ये वीडियो मिलेगा ऑन 7 जुलाई 2025, ठीक है। तो ये वाला वीडियो आपका रहेगा डीएसए का, आपका चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 5। जो आपका लास्ट वीडियो था उसकी थोड़ी ड्यूरेशन कम थी क्योंकि वीडियो अपने आप से सेव हो गया था, वो थोड़ा डिस्प्ले में थोड़ा हो गया था प्रॉब्लम, इसलिए। सो अब नेक्स्ट वीडियो हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे, स्पेस कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस से। अभी मैं स्टार्टिंग में जब वीडियोस बनाती हूँ तो मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, इसलिए वीडियोस जो आपको नहीं मिल पा रहे हैं साथ साथ में। अदरवाइज़ जो है मैं अपने एंड से बहुत कोशिश करती हूँ कि आपको जो वीडियो है टाइम पर मिल जाए, ठीक है। अब से आई विल मेक श्योर कि आपको वीडियो टाइम पर मिले। और जो आपका वीडियो का टाइम टेबल है मैं उसको चेंज करना चाहती हूँ, ठीक है। सो मैं आपको न्यू एक टाइम टेबल बता देती हूँ ताकि उससे आपको जो है दिक्कत ना आए। मैं आपको अपने वन नोट में बता देती हूँ, ठीक है। तो पहले मैंने आपका रखा था ऐसे शेड्यूल: मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, थर्सडे और फ्राइडे। तीनों दिन एक एक वीडियो रखा था, लेकिन ये जो है मुझसे मैनेज नहीं हो रहा, तो हम एक दिन में दो चीज़ें जो ही हैं वो करेंगे, ठीक है। यानी कि हम ऐसे कर लेंगे, जैसे डीएस से एक दिन, फिर डीएस से एक दिन, ठीक है, फिर डीएस से एक दिन, साथ में ओओपी एक दिन, ठीक है, यहाँ पर मैथ्स एक दिन, ठीक है, यहाँ पर ओओपी एक दिन, यहाँ पर मैथ्स एक दिन, ठीक है, और फिर यहाँ पर ओपी एक दिन, यहाँ पर मैथ्स और यहाँ पर भी मैथ्स, ठीक है। इस तरीके से आपके मैथ्स के 1 2 3 4 लेक्चर हो जाएंगे, ओपी के भी 3 और डीएसए के भी 3, ठीक है। सो इस तरीके से मुझे वीडियोस बनाने में थोड़ा जो है कम एफर्ट लगेंगे, और मैं वीडियो की ड्यूरेशन को जो है मैनेज कर लूँगी ताकि आपको जो है क्लियर कंटेंट मिल भी पाए। क्योंकि अगर मैं 3 वीडियोस रखती हूँ तो मुझसे शूट ही नहीं हो पा रहे इतने, इसलिए मैंने अब सोचा है कि मैं एक वीक में आपको 2 वीडियोस, मतलब एक डे में आपको 2 वीडियोस प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। सो आप जो है इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज़ इसको नोट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मंडे को रहेगा आपका डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का एक वीडियो, साथ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वीडियो, ठीक है। देन ट्यूसडे को मैथ्स का एक वीडियो, साथ में डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट वेडनेसडे को मैथ्स का वीडियो, साथ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वीडियो। फिर थर्सडे को डीएसए का वीडियो, साथ में मैथ्स का वीडियो। फ्राइडे को भी मैथ्स का वीडियो, साथ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वीडियो, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है आपके वीडियोस का ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर थे, होप है आपको जो आवाज़ है वो क्लियर आ रही हो। अब मैं माइक से वीडियोस बना रही हूँ तो आवाज़ का आपको इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जहाँ पर हमारा एनालिसिस का वीडियो था। ये देखिए, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस के टॉपिक के ऊपर थे हम, ठीक है।
तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस क्या होता है? दिस इन्वॉल्व्स डिटर्मिनिंग द मेमोरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन एल्गोरिथम। इसमें क्या क्या मतलब इसमें इन्वॉल्व है, मतलब ये क्या क्या जो है इसमें ऑलरेडी है। स्पेस कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस में ऑलरेडी जो है हम क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी मेमोरी रिक्वायरमेंट्स है हमारे एल्गोरिदम की। अब हम एल्गोरिदम लिख रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं पता उस पर कौन कौन सी चीज़ें हमने ऐड की हैं, उनकी कितनी कितनी स्टोरेज वो लेंगी, मेमोरी रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी, तो जो है हमारा एल्गोरिदम वर्क नहीं करेगा। इसलिए हमें पता होना चाहिए जो हमारा एल्गोरिदम है वो स्पेस कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस के ऊपर ही वर्क करता है। सो जो है स्पेस कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस हमें ये डिटरमाइन करता है कि हमें कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अबाउट द इनपुट डाटा साइज, दिस इन्वॉल्व्स डिटर्मिनिंग द मेमोरी रिक्वायरमेंट ऑफ एल्गोरिदम अबाउट द इनपुट डाटा साइज। यानी कि हमने कितना इनपुट डाटा साइज ऐड किया है वो हमारी मेमोरी रिक्वायरमेंट के ऊपर जो है डिटरमाइन किया जाता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। देन स्पेस कम्प्लेक्सिटी हेल्प्स असेस हाउ एन एल्गोरिदम यूजेस मेमोरी एज द इनपुट ग्रोस। स्पेस कम्प्लेक्सिटी हमें ये बताता है कि हम एल्गोरिदम की मेमोरी को कैसे यूज़ करते हैं जब हम इनपुट के डाटा को बढ़ाते हैं। जब हम इनपुट के डाटा को बढ़ाते हैं तो हम मेमोरी का यूज़ किस टाइप से करते हैं वो सब हमें स्पेस कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस के अंडर पता चलता है। ठीक है। आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको टाइम दे रही हूँ। ठीक है। ऐसा ही हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस था, उसमें हमने देखा था कि जो हमारा एनालिसिस इवेल्युएट्स हाउ एग्जीक्यूशन टाइम, जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो साइज़ ऑफ इनपुट डाटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पर जो मेमोरी ऑफ एल्गोरिदम है वो साइज़ ऑफ इनपुट डाटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। साइज ऑफ इनपुट, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू input data is directly proportional to memory used by algorithm। यानी कि हमने कितनी मेमोरी यूज़ की है एल्गोरिदम में और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनपुट डाटा साइज की। ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एनालिसिस के ऊपर, जो कि है हमारा अब हम नेक्स्ट जो है हमारा एनालिसिस उसके ऊपर चलते हैं, जो कि है हमारा परफॉर्मेंस का कंपैरिजन। ठीक है। परफॉर्मेंस कंपैरिजन हमारा क्या है? एल्गोरिदम एनालिसिस अलाउज फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट एल्गोरिदम्स फॉर द सेम डाटा। यानी कि जो एल्गोरिदम का एनालिसिस है वो हमें हेल्प करता है कि हम कैसे डिफरेंट एल्गोरिदम्स को सेम डाटा के लिए जो है यूज़ कर सकते हैं। अलाउज फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट एल्गोरिदम्स फॉर द सेम डाटा। अगर हमारे पास डाटा सेम है तो भी हम उसे डिफरेंट एल्गोरिदम्स के साथ जो है अपना एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट इससे आगे है फॉर द सेम डाटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन। ठीक है। बाय अंडरस्टैंडिंग देयर परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स वन कैन चूज द मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिदम फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। जब हम इसकी परफॉर्मेंस की करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है वन कैन चूज़ द मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिदम फॉर स्पेसिफिक टास्क। किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए हम कोई भी जो है परफेक्ट एल्गोरिदम को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है।
अब आप इसको नोट कर सकते हैं कि क्या है ये। बाय अंडरस्टैंडिंग देयर परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स वन कैन चूज द मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिदम फॉर ए स्पेसिफिक टास्क। तो जब हम चूज़ करते हैं, जब हम किसी की परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स को समझ जाते हैं, इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि किस एफिशिएंट वे से जो है हम किसी भी टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, resource utilization. It helps evaluate how efficiently an algorithm utilizes system resources such as CPU time, memory and storage. ठीक है, सो जब हमें रिसोर्स की यूटिलाइजेशन का पता चल जाता है तो हम ये जान जाते हैं कि ये हमें किस तरीके से, इट हेल्प्स इवेल्युएट हाउ एफिशिएंटली एन एल्गोरिदम utilizes system resources such as CPU, time, memory and storage. इससे हमें ये पता चलता है कि एल्गोरिदम को हम किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं हमारे सिस्टम के रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, जैसे कि CPU के टाइम के लिए, ठीक है, मेमोरी के लिए और स्टोरेज के लिए। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, मैं आपको टाइम दे रही हूँ दोनों को। होप आपने लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, कि कौन कौन से एनालिसिस टाइप्स हैं, जो आपने पहले पढ़ा था ना, ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा ये देखिए लिखा होगा ना, बेस्ट केस। ठीक है, बेस्ट केस के ऊपर एनालाइज होता है, एवरेज केस के ऊपर, और वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी टिपिकली डिनोटेड यूजिंग बिग ओ नोटेशन। ठीक है, अब हम इन तीनों जो है केसेस के बारे में जानेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ एनालिसिस। सबसे पहला हमारा टाइप है एनालिसिस का, जिसे हम कहते हैं हमारा वर्स्ट केस एनालिसिस। तो इसमें यहाँ पर हमने लिखा हुआ है द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन ऑफ एन इंस्टेंट ऑफ साइज ए। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से ये लिखा हुआ है कि मैक्सिमम जो है
हमने स्टेप्स लिए होते हैं किसी इंस्टेंट ऑफ साइज़ ए के, तो हम उसको कहते हैं कि ये वर्स्ट केस है। अगर हम सिंपल भाषा में इसकी बात करें तो वर्स्ट केस एनालिसिस क्या होता है? वर्स्ट केस एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिदम मीन्स फिगरिंग आउट द लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम और द मोस्ट रिसोर्सेज एन एल्गोरिदम माइट नीड गिवन इन द वर्स्ट पॉसिबल इनपुट। ठीक है, अब हम इसको, मैं आपको थोड़ा यहाँ पर लिख के बता देती हूँ। इट means figuring out the most, it means figuring out the longest amount of time और द मोस्ट रिसोर्सेज एन एल्गोरिदम माइट नीड, यानी कि जो मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा जो टाइम लग सकता है, मैक्सिमम टाइम एल्गोरिदम नीड, ठीक है, उसे हम वर्स्ट केस एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगे वो खुद ही वर्स्ट है। अब हमारे पास इतना टाइम थोड़ी है कि हम एक ही चीज़ के ऊपर जो है अपना सारा एल्गोरिदम लिखे ना और वर्स्ट केस के ऊपर ही ध्यान दें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बेस्ट केस। बेस्ट केस में क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन ऑफ एनी इंस्टेंस, जिसमें सबसे कम स्टेप्स लगेंगे वो खुद ही बेस्ट केस है, ताकि हमारा टाइम जो है वो यूटिलाइज हो सके। ठीक है, देन है हमारे पास तीसरा एवरेज केस। एवरेज केस क्या होता है? एन एवरेज नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन ऑन एनी इंस्टेंस ऑफ साइज ए। जब एवरेज सा केस बने, जैसे कि वर्स्ट हो गया सबसे ज़्यादा स्टेप्स, बेस्ट हो गया सबसे कम स्टेप्स, अब एवरेज क्या होगा? उन दोनों का सेंटर वाला, मतलब जिसमें मतलब एवरेज से स्टेप्स होंगे। मान लीजिए वर्स्ट केस में थे 10 स्टेप्स, बेस्ट केस में थे 5 स्टेप्स, अब जो उसका एवरेज होगा वो कितना होगा? 7.5। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा एवरेज है वो हम कि ये केस जो है हमारा एवरेज है, क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे वो वर्स्ट केस और बेस्ट केस के सबमिशन डिवाइड बाय 2 होंगे, मतलब एवरेज जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये आपका जो है वीडियो का नंबर रहेगा डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का, वीडियो नंबर 5 रहेगा। ठीक है, एक वीडियो आज और आएगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पार्ट 5 के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर एक और केस लिखा हुआ है जिसे इन्होंने लिखा हुआ है अमोर्टाइज्ड। ठीक है, अमोर्टाइज्ड ये न्यू टाइप का केस है। ये क्या है? अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस अप्लाइड टू द इनपुट ऑफ साइज ए एवरेज्ड ओवर टाइम, यानी कि एक कोई सीक्वेंस है ऑपरेशंस का, जो हमने ऑपरेशंस अप्लाई की हैं टू द इनपुट ऑफ साइज ए एवरेज्ड ओवर टाइम, यानी कि कोई सीक्वेंस है और उसको टाइम के रिस्पेक्ट में उसका एवरेज किया गया है। ठीक है, तो हम उस केस को कहते हैं अमोर्टाइज्ड केस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम अगर आगे चलते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गोरिदम एनालिसिस, यानी कि जब हम एल्गोरिदम का एनालिसिस करते हैं तो हमारी उसकी डे टू डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रहने वाली है। ठीक है, in the analysis of the algorithm, in the analysis of the algorithm
It generally focuses on CPU time usage and memory usage, disk usage and network usage. जब हम एनालिसिस करते हैं एल्गोरिदम का, तो हमारा मेन फोकस कहाँ कहाँ पर होता है कि CPU ने कितना टाइम लिया है इस एल्गोरिदम को रन करने के लिए, मेमोरी यूज़ कितना हुआ है, जो हमने मेमोरी यूज़ के बारे में बात की थी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, डिस्क यूज़ कितना हुआ है, और आपका नेटवर्क जो है उसका कितना यूज़ हुआ है, ठीक है। इन सभी बातों पर हम मेनली फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, ठीक है। परफॉर्मेंस का क्या है इसमें? परफॉर्मेंस, हाउ मच टाइम मेमोरी डिस्क एक्सेट्रा इज़ यूज्ड व्हेन ए प्रोग्राम इज़ डन। जो हम एनालिसिस करते हैं वो परफॉर्मेंस पर इस टाइप से डिपेंड कर रहा है कि कितना टाइम लग रहा है, कितनी मेमोरी यूज़ हो रही है, कितनी डिस्क का यूज़ हो रहा है जब हम प्रोग्राम को रन करें। दिस डिपेंड्स अपॉन द मशीन एंड कंपाइलर एज वेल एज द कोड वी राइट। ये किन बातों पर डिपेंड करेगा कि हमारी मशीन कौन सी है, किस टाइप का कंप्यूटर है, किस टाइप का पीसी है, ठीक है। फिर हमने कंपाइलर कौन सा यूज़ किया है, ठीक है। देन हमने कोड कैसा लिखा हुआ है रन करने के लिए, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें जो मैं नोट कर लीजिए, तो मैं टाइम दे रही हूँ थोड़ा। अब हमने परफॉर्मेंस तक जो था वो देख लिया। अब हम देखने जा रहे हैं कम्प्लेक्सिटी की, कम्प्लेक्सिटी क्या होती है इसकी, ठीक है। हाउ डू द रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ प्रोग्राम और एल्गोरिथम स्केल इज what happens as the size of the problem being solved by the code gets larger। अब दूसरी बात, एल्गोरिथम का एनालाइज किस चीज़ पर जो है निर्भर करता है, उसकी कम्प्लेक्सिटी के ऊपर। कम्प्लेक्सिटी के ऊपर कैसे निर्भर करता है कि जो हमने उसमें प्रॉब्लम डाली है वो कितनी हार्ड है, कितना टाइम लेगी कि उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। या रिसोर्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, हमारे प्रोग्राम को क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है, या हमें कौन सा जो एल्गोरिथम स्केल है उसको यूज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आती तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास हाउ एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिथम इज़ डन। अब हमने ये जान लिया कि एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले। फिर हमें ये पता चल गया कि इसका एनालिसिस कैसे करते हैं। टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस होता है, स्पेस एनालिसिस होता है, रिसोर्स एनालिसिस होता है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि इंपॉर्टेंस क्या रहने वाली है इस एनालिसिस की, कम्प्लेक्सिटी रहेगी, परफॉर्मेंस रहेगी। अब हम एंड में जा रहे हैं कि एल्गोरिथम का एनालिसिस असल में हम करते कैसे हैं। सबसे पहले हम करते हैं डिफ़ाइन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हैं, यानी कि क्या लिखते हैं, क्लियरली स्टेट व्हाट द एल्गोरिथम नीड्स टू अचीव। कि जो उसके गोल्स हैं वो हमें क्लियर होने चाहिए कि हमें एल्गोरिथम से क्या अचीव करना है, इट शुड बी क्लियर। सो ये होता है इसका फर्स्ट स्टेप कि हम डिफ़ाइन करें प्रॉब्लम को, ठीक है। नोट करते रहिए साथ साथ में। नेक्स्ट है इसमें चूज़ द राइट एल्गोरिदम। अब हमने ये जान लिया कि एल्गोरिदम का गोल क्या है। सबसे पहले हमने ये जान लिया एल्गोरिदम का गोल क्या है, क्या उसने अचीव करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट में हमने क्या देखा, चूज़ द राइट एल्गोरिदम। एल्गोरिदम भी राइट होना चाहिए, यानी कि सिलेक्ट एन एल्गोरिदम दैट इज़ appropriate फॉर द प्रॉब्लम एंड द एक्सपेक्टेड इनपुट साइज। यानी कि हम जो भी एल्गोरिदम को यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ठीक है। और जो हमारा एक्सपेक्टेड साइज़ है, इनपुट का साइज़ है जो एक्सपेक्टेड, उसके साथ जो है
रिलाई करनी चाहिए, ठीक है। अब आप इसको नोट कीजिए। होप आप सबने नोट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं, एनालाइज द एल्गोरिदम्स बिहेवियर। फिर हम एल्गोरिदम जो होता है उसका बिहेवियर उसे एनालाइज करते हैं कि वो कैसा है। सबसे पहले उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करते हैं, फिर हम उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये कौन सा केस है, ये वर्स्ट केस होगा मतलब सबसे ज़्यादा स्टेप्स होंगे, ये जो है आपका बेस्ट केस होगा, या ये जो है आपका एवरेज केस होगा। ऐसे हम जो है एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास न्यू चीज़ आ गई वो है हमारा एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, ठीक है। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस जो हैं उनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट पेज पर बता रही हूँ, ठीक है। वो पूरा अलग से एक टॉपिक है हमारे पास। यहाँ देखिए, यूज़ एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, ठीक है। दिस अलाउज अस टू एक्सप्रेस द ग्रोथ रेट ऑफ द algorithm's रिसोर्स यूजेज एज द इनपुट साइज अप्रोचेज इन्फिनिटी। ये हमें ये बताता है कि हमारा एल्गोरिदम का जो रिसोर्स है उसका ग्रोथ रेट क्या रहने वाला है। जैसे हमारा इनपुट का साइज इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता रहता है वैसे ये जो है ग्रोथ को जो है एक्सप्रेस करता रहता है, ठीक है। सो इसके बाद में हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन देखेंगे। इसमें 3 टाइप के नोटेशन आपके पास आती हैं, बिग ओ नोटेशन, ओमेगा नोटेशन एंड थीटा नोटेशन। इन सबको हम डीपली जो है डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा आपका। इसमें हमने जो है कम्प्लेक्सिटी के एनालिसिस के बारे में जान लिया अच्छे तरीके से, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे आपका यहाँ से एसिम्प्टोटिक नोटेशन से, ठीक है। सो अब मैं समझाऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा। पूरा न्यू टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे कल से, ओके। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग। आज का जो आपका ये वाला वीडियो है ये मैं आपको लिंक की फॉर्म में ही प्रोवाइड करूँगी ताकि आप लिंक से जो है वीडियो को फाइंड कर सकें। बिकॉज जब मैं दूसरे तरीके से अपलोड करती थी तो उसमें कमेंट्स की ऑप्शन ऑफ हो जाती है, लेकिन इस तरीके से जो है आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। सो आप प्रीवियस वीडियोस भी जो हैं उनके ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं। अब मैंने चेंज कर दी है सेटिंग, ठीक है। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।